नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन होंगे बच्चों एसएससी एमटीएस 2023 के अंदर जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी के परसेंटेज के सारे आज मैं क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर लेके हाजिर हो गया हूँ। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इसको एप्लीकेशन पे भी पढ़ाऊंगा साथियों, साथ में मैं इसको यूट्यूब पे भी इस वाली क्लास को हम शेयर करेंगे। तो जो भी बच्चे यूट्यूब पे मेरी ये क्लास देखते हैं, सेशन को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मिशन ड्रीम एजुकेशन को। और जिनको अपना टारगेट बैच एसएससी सीजीएल 2024 को लेके, अब एसएससी बहुत सारे कंपटीशन करवाती है, तो जिनको भी मैथ्स स्पेशल कोर्स चाहिए बच्चों, वो अपने एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, आप सभी को कोर्स मिल जाएगा। ओके। और आज जो हमारा मेन क्लास है, शुरू करते हैं बच्चों इस क्लास को। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए सभी सवाल। ठीक है, देखिए ये हमारा एक बैच चल रहा है बच्चों, टारगेट बैच है, 2024 को लेके टारगेट किया जा रहा है। लाइव है इसमें, और आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, दोनों तरह के फीचर्स यहाँ अवेलेबल होंगे। बैच किस किस का आपको यहाँ हमसे मिल सकता है? अगर जो बच्चा एसएससी का कंपटीशन दे रहा है तो वो सीजीएल भी देगा, सीपीओ भी देगा, सीएचएसएल भी देगा, एमटीएस भी देगा। बहुत सारे बच्चे जीडी और दिल्ली पुलिस भी देते हैं। तो इन सारे सभी के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आप मिशन ड्रीम एजुकेशन जो अपना ऐप है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बैच वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप बहुत रीजनेबल फीस के साथ, बहुत रीजनेबल बच्चों, 400 500 1000 लास्ट फीस है 960 रुपये एसएससी सीजीएल की, जिसमें आप लोग अर्थमेटिक प्लस एडवांस प्लस डीआई और प्री टू मेंस लेकर, हम प्री टू मेंस बच्चों उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, अब चलते हैं, देखें आप लोग, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि रेलवे के अंदर वैकेंसी आती हैं, आने वाली हैं इस बार 2024 में, जनवरी में शायद आ जाएंगी। तो रेलवे के लिए भी मैंने एक बैच अनाउंस कर रखे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं। ईएलपी टेक्नीशियन के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी, ये सब के लिए बैच होगा। अच्छा बैच है, ठीक है। और एक बच्चों जो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जैसे कि अपने रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए रीट L2 साइंस वाले, रीट L1 साइंस वाले, L1, तो सभी के लिए बैच अवेलेबल हो जाएगा, स्पेशल मैथ्स का, केवल मैथ्स का बच्चों। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी। और जिन बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल की वीडियोस को लाइक करें, सभी वीडियोस को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में बच्चों मिशन ड्रीम एजुकेशन जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन आप लोग कर लेंगे। अब चलते हैं बच्चों, आज की इस पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या है सवाल, इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, एक पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणामी मूल्य 1215 रुपए है तो पंखे का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो उसका इनिशियली जो प्राइस था ना बच्चों, प्रारंभ में मूल्य क्या था, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम देखिए एक पंखे का मूल्य पहले 28% की कमी, आप ऐसे मान सकते, माना जो प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक पंखे का मूल्य, पंखे का मूल्य, तो इस प्राइस को हम लोग चाहें तो बच्चों यहाँ पर एक्स मान सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी की जाती है, ठीक है, और फिर 35% की वृद्धि। बच्चों अगर हम पंखे का मूल्य पहले एक्स मान रहे हैं, फिर आप 28% कम कर रहे हैं, तो 100 में से जब 28 घटाएंगे आप लोग, तो ये 72% बचेगा इसका मूल्य। फिर ये जो 72% बचा हुआ है, फिर से इसी को हमने 35% बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों 135/100। और अब इसका मूल्य कितना दे रखा है, 1215। आप इसको रेशो से जा सकते हैं, 28% का फ्रैक्शन मान निकाल सकते हैं 35% के फ्रैक्शन मान से। आपकी मर्जी है बच्चों, आप किस तरीके से करना चाह रहे हैं। आप दोनों तरीके से सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चों हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, काटते हैं, तो आप देखें यहां से अगर हम लोग इसको काटेंगे ना, तो ये 27 बार कटेगा 5 से, और ये 20 बार। फिर से अगर हम लोग इसको काटते हैं 4 से, तो ये 18 बार, और ये 4 से कट जाएगा बच्चों 25 बार। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको आप 27 से काट सकते हैं 1215 को। ठीक है, हाँ, आप 27 से इसको काट सकते हैं,
या और भी बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको देखें 9 और ये 10 बार कटेगा, तो ये बन गया आपका x 9/25 गुना में 27/10 बराबर है 1215। इसको और काट सकते हैं बच्चों आप लोग अगर, हाँ हाँ 9 से आप लोग काटना चाह रहे हैं तो देखें इसको 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, ओके। हाँ 9 से आप लोग काट लेते हैं, 9 एकम 9, फिर बचेगा आप लोगों का 2, 9 दूनी, हाँ 9 तिया 27, सॉरी 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 आएगा, और 9 पंजा 45, यानी कि ये 9 से कट गया बच्चों 135 बार, और यहाँ 27 से कटेगा, 27 पंजा 135 5 बार। अभी आपको बताया कि 25 पंजा 125 हो जाएगा, 25 गुना 5 करेंगे 125, और ये जीरो यहाँ लगा देंगे, तो इसका जो मूल्य आएगा इनिशियली वो 1200 क्या आ रहा है बच्चों 50 आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ था। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ना बच्चों वो डी होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। तो बड़ा बेसिक सवाल था, आप रेशो से जा सकते हैं, वही 28% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के, और ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, x की आय y की आय से 12% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितना परसेंट कम है। बड़ा आसान सवाल है बच्चों, दो लोग हैं x और y, x की आय है जो y की आय से, देखिए y की आय नहीं पता है, तो आप ऐसे मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि माना y की आय बच्चों 100 है, और x की आय y की आय से 12% अधिक है, तो ये 12% जब अधिक है तो 100 का 12% होता है बच्चों 12, तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगा 112। अब पूछ रहा है कि y की आय x की आय से कितना परसेंट कम है। देखिए y 100 है और x 112 है, तो आप लोग इनका अंतर देखेंगे तो 12 आएगा। y की आय x की आय से, किसकी आय से, x की कितनी है भाई 112, तो 112 कहाँ आएगा नीचे, अब परसेंटेज के लिए किससे गुना करेंगे हम लोग 100 से। अगर आप लोग इसको हाँ 4 से काटते हैं, 28 दूनी 56, तो देखें ये 4 से कटेगा 25 बार, और ये 4 से कटेगा बच्चों 28 बार, ये 4 से कटेगा 3 बार, ये 4 से कटेगा 7 बार, तो ये बन गया आप लोगों का 75/7, तो 10×7 = 70, ठीक है, और 5 बचेगा यहाँ पर, तो 5/7 आ जाएगा ये, यानी कि 10 सही 5/7%, जो कि आपको ए ऑप्शन में अवेलेबल है। तो बिल्कुल बच्चों ऐसे सवाल हमने सीजीएल में भी किए हैं, सीएचएसएल में भी ऐसे सवाल आए थे, तो आप देख रहे हैं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल की, चाहे सीएचएसएल की, हर कंपटीशन का आपस में एक दूसरे से कोरिलेशन है। मैथ्स के सवाल कहीं न कहीं किसी न किसी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, बस फर्क ये होगा कि 12% को 10 लिख सकता है, 10 को 20 लिख सकता है, ए की जगह बी लिख सकता है, बी की जगह सी लिख सकता है, डेटा बदलेगा, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है। कॉमन सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं बच्चों, ओके। चलें, ये आसानी सवाल था। अब देखें इस सवाल की बात करते हैं। एक कॉलेज विद्यार्थी अपने पॉकेट मनी का 75% खर्च करता है, और पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि होने पर उसके खर्च में भी 15% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर बच्चों आप इस सवाल को देखते हैं तो ऐसे मैंने सीएचएसएल में भी कराए हैं, सीजीएल में भी कराए हैं, ठीक है, तो ये सवाल भी आ गया एमटीएस में, कॉमन सवाल था। 75% खर्च करता है, क्या 75% का फ्रैक्शन वैल्यू भी निकालें तो 3/4। आप इनकम को मान लो बच्चों 400, ठीक है, और एक्सपेंस आ जाएगा आपके पास 300, तो यहां से सेविंग बचेगी आपके पास 100। अब क्या बोल रहे हैं कि पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि, यहां से आपने कर दिया इसकी इनकम को 20% से बढ़ा दिया, तो भैया 20% 400 का हो जाएगा, देखिए 10% 40, तो 20% होगा 80, और उसके खर्च में 15% की वृद्धि, यानी कि जो खर्च है ये 15% आपने बढ़ाया है, तो 15 तिया 45। देखिए दोनों चीजें ही बढ़ रही हैं, तो ये फिर आप लोग इनका जो डिफरेंस देखेंगे तो ये बचत में वृद्धि आएगा बच्चों डायरेक्ट। देखिए 45 और 5 50, और 30 यानी कि 35, ठीक है, तो ये बचत में जो वृद्धि आ रहा है ना बच्चों, ये आ गया आपका 35। पहले बचत कितनी थी 100, और 35 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट अगर आप सेविंग निकालेंगे सेविंग में, तो 100 से 35 बढ़ा है, परसेंटेज के लिए 100 सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर या हमारा जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 35%। ए ऑप्शन जो बनेगा इस सवाल का
वो राइट ऑप्शन है आप सभी बच्चों का, ए इज द राइट ऑप्शन। आ रहा है बिल्कुल, एप्लीकेशन की क्लास है, यूट्यूब पे भी आपको ये मिलेगी ये वाली क्लास। तो ठीक है बच्चों, आसान था सवाल। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 480 और 345, 480 में से 345 घटा लो, यहाँ पर डायरेक्ट नई बचत आ जाएगी। 135 पहले 100 थी, अब 135, तो कितने बढ़ गई भाई, 35%। या ऐसे कर लें, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल आपको कराए, तो मैं ऐसे ही करा देता हूँ इसको। इनको सबको हम लोग नहीं जोड़ते, जो वृद्धि हो रहा है केवल उसका अंतर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलें देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। विक्रम अपने मासिक वेतन का 13% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 5,220 रुपए है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। यानी कि कोई विक्रम है, वो सेव्स करता है 13%। बच्चों अगर इसकी इनकम को हम नॉर्मली ऐसा समझते हैं कि 100 है, तो इनकम मैंने आपको पढ़ा है IES होता है। यानी कि इनकम दो चीजों का योगफल होता है, एक्सपेंस का प्लस में सेविंग का। बच्चों अब आपको पता है कि आप 13% ही बचा रहे हैं। अगर इनकम 100 है, 13% आपकी सेविंग है, तो खर्च कितना आएगा बच्चों, 87%, 87%। मासिक व्यय अब एक्चुअल में 87% की वैल्यू 5,220 है। हमें क्या चाहिए एक बार ध्यान से समझना है। तो उसकी मासिक बचत कितनी है बेटा, मासिक बचत कितनी है उसकी, 13। हमें तो बस केवल 13 का मान चाहिए। अब देखें, आप 87 से अगर 6 बार काटेंगे तो 6 7 6 की 42 और 8 6 की 48 और 4 52, बिल्कुल बच्चों ये 60 बार कटेगा, और 13 6 की 78, और एक जीरो लगा देंगे, तो ये क्या आ गई, उस विक्रम की बचत आ गई। अगर हमें इनकम निकालना होता तो यहाँ 100 से गुना कर देते, 6,000 इनकम आ जाता। यहाँ केवल पूछा है उसकी मासिक बचत, तो बचत तो 13% है, आपको 13 का मान चाहिए। अगर खर्च पूछता तो खर्च तो दे ही रखा है, कुछ भी नहीं पूछेगा खर्चा, या तो इनकम पूछेगा या वो लास्ट में बचत आप लोगों के लिए पूछ सकता है। तो ये अच्छा सवाल था, आसान है, आप लोग आराम से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी इस सवाल में भी। चले बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। तो देखें, ये सवाल देखें, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, और अगले वर्ष के दौरान जनसंख्या में 10% की कमी आई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की कुल जनसंख्या 19,800 थी, तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए बच्चों, ये सवाल तो कुछ भी नहीं है जो एग्जाम में आए हैं। तो आप जब पेड बैच देखेंगे तो वहां बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। पहले वर्ष के दौरान हमें नहीं पता कि पहले जनसंख्या कितनी थी, हम लोग मान सकते हैं कि माना इनिशियल प्रारंभिक पॉपुलेशन, आप ऐसा मान सकते हैं कि दैट इज एक्स है। ठीक है, अब 10% की वृद्धि हुई बच्चों एक्स, तो 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10। ओके, फिर 10% की कमी हुई, तो 10% की कमी एरो नीचे की तरफ, मतलब 1/10 की कमी हो गई। अब हमने क्या किया है भाई, जनसंख्या हमारे एक्स थी, 10 से एक बढ़ गई तो 11, फिर एक कम हो जाएगा, ये 9, और ये 10, बराबर कितनी है, 19,800। देखें 11 9 99, और 99 का दोगुना करेंगे तो आएगा 198, यानी कि ये 200 बार कटेगा एक्स, और नीचे 10 गुना 10 100 बनेगा, 200 के 2 जीरो और लगा देंगे आप लोग, तो प्रारंभ में जो जनसंख्या है आपके पास वो एक्स आ जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता है कि ऑप्शन ए में हमारे पास अवेलेबल है। ये आपके MTS 4/9/2023 सिर्फ थर्ड का क्वेश्चन था, इजी सवाल आया है, बहुत आसान सवाल था, आराम से आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन है, आसान भी चीजें हम लोग लेके चल रहे हैं, बट हाँ एग्जाम में आए हुए सारे सवाल यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इस सवाल को समझते हैं हम लोग अब। ये अच्छा सवाल है बच्चों। एक ठेकेदार भुगतान की राशि में परिवर्तन किए बिना, मतलब ठेकेदार का खर्चा समान है, अपने श्रमिकों के लिए एक सप्ताह सोमवार से शनिवार के कार्य समय को 48 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर देता है। ये पहले 48 घंटे काम करते थे। ठीक है, पहले जो 48 घंटे का रुपए मिलता है वही रुपए आप 36 घंटे का मिलेगा। ठीक है, तो जब आपका खर्चा समान है, तो जो अब देखें
मजदूरी होता है प्राइस गुना 1 घंटे का काम कितना है, तो यानी कि जो पर आवर मजदूरी या पैसा मिल रहा है इनको, तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं ऐसे। मेरे भाई जो रुपए आपको 48 घंटे काम करने मिल रहे थे वो 36 घंटे में मिल रहे हैं, तो आपका पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप कहेंगे डायरेक्टली सर बढ़ेगा। कितना बढ़ गया आप देखें यहाँ से, 12 बढ़ गया, ठीक है। और किससे बच्चों? 36 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करें, 1/3, 12×3 = 36, 1/3 का मतलब आएगा 33 सही 1/3%, जो कि आपकी बी ऑप्शन में है। तो बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों इस सवाल का आंसर। हाँ बच्चों, बी इज द राइट ऑप्शन आपका बन रहा है इस सवाल का। बढ़िया सवाल है, वेरी गुड बच्चों, शानदार, एकदम सही आंसर आ रहा है आप सबका। चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। तो ये देखें, एक घन के प्रत्येक किनारे में 30% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि? बच्चों घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, या पृष्ठीय क्षेत्रफल दो चीजों का गुणनफल है या दो भुजाओं का गुणनफल है। तो हम एरिया में परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए मैंने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है आपको, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस प्लस माइनस एक्स गुना प्लस माइनस वाई बटे 100। तो यहां पर तो आपको पता है एक्स और वाई दोनों ही बराबर हैं और वृद्धि कर रहे हैं, तो प्लस का 30 प्लस 30 गुना 30/100, ये 60, और दोनों जीरो कटेगा, 3×3 = 9, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है भाई 69%। तो ये टोटल सरफेस एरिया में जो इंक्रीमेंट आ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट, ये आपके पास आएगा बच्चों 69%। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप लोगों को पता है कि भाई सक्सेसिव मेथड से क्या 6 तो कांस्टेंट है, भुजा को हम 2 बार गुना कर रहे हैं, तो एक बार में हम लोग कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं बच्चों इसको? 30% से। फिर कितने से बढ़ा रहे हैं हम लोग? 30% से। ये जो है इसका दिस इज सेकेंड मेथड। अगर हम लोग यहां से जा रहे हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा बच्चों 3/10, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/10। अगर प्रारंभ में साइड 10 थी, 3 बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर 13 हो गया। फिर 10 से 3 और बढ़ गया तो 13 हो गया। मैंने कहा इनको ऐसे क्या करते हैं भाई आप लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल एरिया 100 था, 13 गुना 13 169। ये वाली वैल्यू होती है बच्चों किसी भी चीज का इनिशियल मान होता है, ये होता है फाइनल। ये प्रारंभिक वैल्यू होते हैं, मूल मान होता है, ये होता है अंतिम मान। प्रारंभ में क्षेत्रफल था टोटल सरफेस एरिया घन का क्यूब का, वो 100 था, अभी कितना हो गया 169। तो आप कहेंगे सर कितना बढ़ गया है? 69 बढ़ गया बच्चों। और ये बात आपको परसेंटेज में बतानी है कि कितनी वृद्धि हुई है, तो 69%, 100 का 69, 69 ही होगा। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा दैट इज सी। सी इज द राइट ऑप्शन। क्या सी आ रहा है आप लोगों का? तो बिल्कुल सी इज द राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों। चलें देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर, बहुत ही अल्टीमेट सवाल है बच्चों। इस सवाल को हम लोग करेंगे। तो ये क्या सवाल है देखें, आप इसको समझना। ए बी से 25% अधिक है। देखें 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। मैं जो भी परसेंटेज में काम आ रहा है उन सब का फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ। 40% चले अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। और 20% का मतलब 1/5 होता है। ओके, देखिए ए बी से 25% अधिक है, तो यहाँ लिखो ए। हाँ, यहाँ लिखते हैं हम लोग ए, फिर लिखते हैं बी बच्चों, फिर लिखते हैं सी और डी लिखते हैं। यहाँ से बोल रहा है कि ए जो है वो बी से 25% अधिक है। किससे? बी से। तो ये बी का मान होगा, जिसके साथ से लगा है वो नीचे होगा, और ये क्या है भाई? अधिक है, मतलब इंक्रीमेंट है। अगर बी का मान 4 है तो ए एक ज्यादा लेके बैठा है उससे, तो 5 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आप देखें लाइन पढ़ेंगे, और बी सी से 40% कम है, यानी कि जो बी है, हाँ, बी सी से कितना कम है भाई? 40% कम है, यानी कि बी की वैल्यू है बच्चों यहां पर देखें 4, और ये सी से कितना कम है? 40%। तो मतलब आप कह सकते हैं कि सर ये कितना आएगा? 60%, मतलब 3/5 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 60% का मतलब होगा 3/5,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये सी का माना जाएगा 20/3, दैट इज सी। तो मैं यहाँ पर सी की वैल्यू लिख रहा हूँ 20/3। आगे चलते हैं बच्चों अब। ये सी के बारे में बातें थी। और क्या बोला इसमें कि यदि सी डी से 20% अधिक है, सी जो है वो डी से 20% अधिक है, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 20/3। ठीक है, तो सी का जो मान है वो डी से कितना अधिक है भाई, 20%। तो डी का 20% का मतलब 1/5, 5 से एक ज्यादा है तो ये होगा 6/5। हाँ, तो ये बनेगा आपका 100/18। तो आप यहां लिख सकते हैं कि ये वैल्यू आ रही है बच्चों 100/18। देखिए ये 6×18, 20×5 100। अब देखिए 18 सबका एलसीएम लेते हैं, सबको गुणा करो। 18×5 90 बनेगा, 18×4 72, 18 से हम 20, क्योंकि 18 को गुना करेंगे तो 3 से 18 6 बार, और 6×2 = 12 यानी कि 120। और यहाँ आ जाएगा बच्चों 100। यहाँ तक आप लोग आराम से सवाल को सॉल्व कर लेना, और ये अच्छा सवाल है। अब सवाल को ध्यान से पढ़ें कि आप सवाल में क्या पूछ रहा था कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ए जो है ना बच्चों वो डी से, क्या आपको होता है ए 90 और डी 100 है, तो आप कहेंगे सर 10 कम है। 10 कम है किससे, 100 से। तो प्रतिशत कम भी जो आपका आएगा वो आंसर आएगा बच्चों 10%। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, सी। सी इज द राइट ऑप्शन बनेगा, 10%। 10 इज द राइट ऑप्शन। देखिए ये चीज ध्यान रखना कि जो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों, ये 1/5 होता है। 5 से एक ज्यादा है तो 5, और एक 6/5 लिखा है। और आपको सी की वैल्यू 60% जो होता है, 40% का मतलब 2/5 है, कम है तो 3/5 बचेगा। तो अच्छा सवाल था, कर भी सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल के बारे में आप देखें। एक व्यक्ति की आय में पहले 25% की वृद्धि होती है और फिर उसमें 25% की कमी हो जाती है, तो नई आय मूल आय का कितना परसेंट है। देखें ये काम हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, लगातार प्रक्रिया कर रहे हैं कि पहले 25% बढ़ाया फिर उसको कम कर दिया। तो ऐसे जब आप लगातार प्रक्रिया करते हैं तो हम सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं बच्चों। इसके लिए आप, मैंने एक ये और सिखाया था आपको अभी जो प्लस माइनस एक्स वाला, आप उसको यूज कर सकते हैं। देखें 25 बढ़ रहे हैं, 25 ही कम हो गया, प्लस प्लस का 25 गुना का -25/100। भाई ये तो कट जाएगा और ये आएगा 6 से 1/4। माइनस का आएगा, माइनस का मतलब ये हो जाएगी कमी। अब मूला अगर 100 थी तो अब उसकी 6 से 1/4 कम हो गई, तो अब पता है उसकी कितनी बचेगी, ये आप 100 में से घटा दो। ये बोल रहे हैं कि मूल आय का कितना प्रतिशत है। अब उसकी आय, अब उसकी आय कितनी कम हो गई भाई, 100% से 6 से 1/4। तो देखें आप लोगों को पता है 94 यानी कि आएगा 93 सही 3/4। और ये 100 का इतना ही परसेंट होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी यही आएगा, 93 सही 3/4% ही आपका आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में है बच्चों। हाँ, डी इज द राइट ऑप्शन बनेगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखें, यदि किसी उत्पाद के मूल्य में 50% की कमी की जाती है, ये काम भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। पहले 50% की कमी, फिर उसके मूल्य को आपने 50% से बढ़ा दिया है, और फिर दोबारा 50% से और बढ़ा दिया बच्चों। तो उत्पाद के मूल्य में निवल यानी कि ओवरऑल आपको इफेक्ट बताना है कि जो उत्पाद का मूल्य है वो कितना परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीज आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप समझना 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2 बेन वैल्यू। ये होगा बच्चों 1/2, ये वृद्धि है और ये भी वृद्धि है। दो में से एक कम हो गया, आप कहेंगे सर एक, दो से एक बढ़ गया आप कहेंगे 3, और दो से एक बढ़ गया आप कहेंगे 3। मैंने कहा बच्चों इनको ऐसे गुणा करते हैं, इसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं, ये भी बड़े काम का है। 2 × 2 × 2 8 बनेगा, और 3×3 = 9। आप देख रहे हैं 8 से 9 हो गया, मतलब एक बढ़ गया है। तो परसेंटेज जो इंक्रीमेंट आएगा बच्चों, एक किससे बढ़ा है भाई, 8 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, तो आंसर आएगा आपके पास 12.5%, जो कि बी ऑप्शन में है
तो बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों इस सवाल का आंसर। तो ये आसान सवाल है, इसमें समय नहीं लेंगे हम लोग ज्यादा। चलें देखिए, एक कंपनी की आय में 25% की वार्षिक वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1999 में कंपनी की आय 26,64,000 है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, दो, ओके 26,64,000 है, तो वर्ष 1997 में उसकी आय बताएं। 1999 की आय हमको पता है, और हमें उसकी कब की आय चाहिए भाई, ठीक है, हमें उसकी आय चाहिए 1997 की। तो आप देखिए 1997 25% का मतलब आप जानते हो कि वृद्धि है, तो 1/4 है। 1997 में हम उसकी आय को मान सकते हैं एक्स थी, 4 से 1 बढ़ गई, 5/4, फिर 5/4। अभी है कितनी उसकी वर्तमान में, 26,64,000 बच्चों। 26,64,000 को आप 25 से काट लेंगे, 5×5 = 25। जब इसको आप काटेंगे ना तो ये आएगा आपका 1,65,60। ओके, अब आप लोग यहाँ x के वैल्यू निकालने के लिए 4 चौका 16, 16 गुना 1,06,560, ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17,049,60, जो कि आपको किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बिल्कुल आपका ए जो बनेगा बच्चों इस सवाल का राइट ऑप्शन बनेगा। ये जनसंख्या वाला है, या कंपनी की हम आय कहें या जनसंख्या किसी गांव की कहें, एक ही बात है बच्चों, बस लैंग्वेज को बदल रहा है, तो सवाल आसान है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे एक नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखें आप लोग, एक वस्तु का मूल्य 200 रुपए से बढ़कर 250 हो गया बच्चों। मूल्य था 200, हो कितना गया 250। आप कहेंगे सर कितना बढ़ गया, 50। तो ये बात परसेंटेज में बतानी है। ये 50 पता है किससे बड़ा है, 200 से बढ़ गया, परसेंटेज के लिए 100, दोनों जीरो कटेगा, और 50 2 से कितनी बार, 25%। तो हमारा सी इज द राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों, इस सवाल का आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सवाल ही पूछ लिया है, ठीक है, जीडी वगैरह में भी पूछ लेता है। अब आप देखें, रीता वेतन में पहले 5% और अगले वर्ष में 2% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद उसके वेतन में निवल प्रतिशत वृद्धि। देखिए पहले हो गई बच्चों 5, लगातार हो रहा है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं XY से, प्लस 5 गुना 2/100, ये 7, और ये 0.1 आएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो 7.1% प्लस में आ रहा है, तो ये वृद्धि हो जाएगा, बस ए इज द राइट ऑप्शन। देखिए बच्चों, आप इस सवाल की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति मासिक आय का 27,000 रुपए थी, इनकी कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम कितनी है भाई, 27,000 रुपए। एक्सपेंस कितना है बच्चों इसका, 18,000 रुपए। तो बचत कितनी आएगी, 9,000। अगर हम इनके बीच का अनुपात निकाल लें तो 3, 2 और 1, इसको मान लो 300, इसको मान लो 200, और इसको मान लो 100। वैसे फिर से सवाल आ गया जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। अगले वर्ष उसकी आय में 28% की वृद्धि। तो देखें ये 28% बढ़ गया, तो हम लोग जब इसका 28% कैलकुलेट करेंगे तो 28% आ जाएगा इसका 84, 28 या 84, और इसका खर्च जो है उनके व्यय में 14% की वृद्धि, ये आपका 14% बढ़ गया, तो 14 दूनी 28। अब देखें बढ़ रहा है, तो इनका अंतर जो लेंगे वो नई बचत आ जाएगी, कितनी बढ़ रही है, अंतर जो आएगा, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो आप इसका अंतर लेंगे 84 माइनस का 28 करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 56। ये आपकी बचत जो है वो वृद्धि आ गई। ये है बचत में डायरेक्ट ही मैंने वृद्धि निकाल दी है। और ये बच्चों आप लोगों को पता है पहले बचत 100 थी, 100 से अब 56 बढ़ गई, तो 100 का 56 कितना परसेंट होता है, 56%। ऑप्शन सी में आपका इसका आंसर अवेलेबल होगा। आप देख रहे हैं कि एक सवाल मैंने इससे पहले भी आपको आज ही के इसी शिफ्ट में कराया था, इसी वीडियो के अंदर, और ये सवाल भी पूछा गया, तो ऐसे रिपीट काफ़ी बार होता है सवाल। अब आप देखें इस सवाल को करते हैं कि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या में क्रम से 20% और 15% की वृद्धि हो जाती है, तो क्रम से स्कूल ए और बी में छात्रों का नया अनुपात बताएं। देखें बच्चों, यहां आप लोग देखें ए में कितनी थी, 5, तो 5 ही मान लेते, इसमें 20% की वृद्धि हो गई,
तो 120/100 कर दो। फिर बी जो है उसमें कितना है बच्चों, 8 है। इसमें आपने कितनी वृद्धि की है, 15% की, तो इसको कर सकता हूं मैं 115/100। देखें ये दोनों जीरो कटेगा। हाँ, आप लोग अगर 5 से काटते हैं तो 24 पंजा 120 और 23 पंजा 115। 8 से काटेंगे तो 3 बार, तो 5 15 और अनुपात कितना आ जाएगा, 23। ये आपका आंसर होगा जो कि सी ऑप्शन में आ रहा है बच्चों। तो ये ज़्यादा टफ सवाल है ही नहीं, आसान सवाल है, आराम से आप लोग कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों एक और सवाल की तरफ। 3 वर्ष पहले कार का मूल्य 2,50,000 रुपये था। यदि कार के मूल्य में हर वर्ष 6% की गिरावट आती है तो कार का वर्तमान मूल्य कितना है। देखिए ये 2,50,000 था बच्चों, ठीक है, 3 वर्ष पहले। कार का वर्तमान पूछ रहे हैं, 6% की गिरावट आई तो 94% होगा। फिर अगले साल भी एक 6% की गिरावट तो 94%। और 3 साल बाद पूछ रहे हैं तो ये फिर से 94%। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 25 चौका 100। ये बन गया बच्चों 94 गुना 94 और गुना 94 डिवाइड बाई क्या आएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका रिजल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, दो ये ऑप्शन आएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का ये वाला सी ऑप्शन, यानी कि 2,07,466। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताएं, एक बोतल के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण इसके मूल्य में 24% की कमी की जाती है। तो बोतल में अंतिम मूल्य में निवल प्रतिशत। देखें ऐसा सवाल हमने आज की वीडियो में भी किया है। तो जब आप लगातार कमी वृद्धि कर रहे हैं तो एक्स वाई वाला मेथड लगाएं। आप 15% की वृद्धि है तो प्लस का 15, 24% की कमी यहाँ पर लिखो 24, प्लस प्लस का 15 माइनस का 24 की कमी है ना। ठीक है, सॉल्व करें, देखें ये आएगा आपका माइनस का 9 और रिजल्ट आएगा बच्चों माइनस में। तो 15 दूनी 30, 15 चौका 60, यानी क्या आएगा 360। और जब यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 3.6। अगर 15 दूनी 300 और 15 चौका 60, यानी कि 360 आएगा क्या। तो आप जब इसको ऐड करेंगे माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो आएगा 12.60। और माइनस माइनस का मतलब है केवल बच्चों क्या होता है, कमी होता है। कभी भी एग्जाम में प्लस माइनस नहीं आता, या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। तो यहाँ पर तो कमी आपका आंसर आएगा 12.6% की, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 12.6 इस सवाल का एकदम राइट आंसर है। आप अगर सक्सेसिव वगैरह से करते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे यहाँ कैलकुलेशन बढ़ेगी, टाइम आपका लगेगा। ठीक है, अब इस सवाल की बात करेंगे हम लोग। तो ये सवाल बच्चों बड़ा आसान है। देखें पी और क्यू का कुल वेतन 6,40,000 रुपये है। ठीक है, पी और क्यू अपने वेतन का क्रम से 60% और 40% बचाते हैं। यदि उनके व्यय समान है तो पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात क्या है, आप खुद देखें। यानी कि बचाने के बाद अगर हम पी का वेतन पी मान लेते हैं, ये 60% क्या करता है भाई, बचाता है, तो ये 40% खर्च करेगा बच्चों। और खर्च दोनों का सवाल में दे रखा है समान है, क्यू की इनकम को क्यू मान लो, और वो 40% बचाता है, तो 60% ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ये दोनों जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, तो ये आपका 4P बराबर में 6Q। और काटना चाहें तो ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार, तो 2P बराबर में 3Q आएगा। यहां से हमें P और Q का अनुपात निकालना था, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3:2, जो कि आपको ऑप्शन किस में दिया हुआ है भाई, डी ऑप्शन में। तो ये एसएससी एमटीएस के अंदर पूछे गए थे 2023 के अंदर सभी सवाल, और बड़े आसान सवाल थे। ऐसे सवाल आप लोग देख पाए आज के सेशन में कि सीजीएल में भी वही सवाल आए हैं, सीएचएसएल में वही आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस में भी वही आ रहे हैं बच्चों। मैं डीपी के भी आपको सभी सवाल करा दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सवाल में डीपी के भी कम से कम दिल्ली पुलिस में 60-62 सवाल हैं, तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा यूट्यूब पे ही। ठीक है, और थैंक यू दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी है, सेशन को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।